एक शांत लड़की और एक भयानक अंत। यह कहानी है 19 साल की मनीषा की। एक ऐसी लड़की जो अपनी दुनिया में शांत और शर्मीली थी। उसकी दुनिया उसके घर, उसके परिवार तक ही सिमटी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका अंजाम इतना भयानक और दर्दनाक होगा कि उसे देखकर शायद शैतान की रूह भी कांप जाए। इस केस में जो कुछ हुआ वह न सिर्फ हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इंसाफ के नाम पर कैसे दिन दहाड़े झूठ की चादर बिछाई जा सकती है। इस केस के हर पहलू को समझने के लिए हम उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें दबाने के लिए यह सिस्टम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मेरी आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके। लापता होने से पहले। यह तारीख है 11 अगस्त 2025। हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव की। रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकली। वह वहां एक टीचर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर से निकला उसका यह कदम अब कभी वापस उस दहलीज पर नहीं पहुंच पाएगा। दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई। उसने अपने पिता को इस बारे में बता रखा था। यह एक इकलौता डिजिटल सबूत था जिसमें मनीषा को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। शाम ढलने लगी, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। घर पर उसके दादाजी की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने बस ड्राइवर से बात की। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा को कॉलेज में फॉर्म लेने जाना था, इसलिए शायद उसे थोड़ी देर हो गई होगी। दादाजी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम 4:30 तक भी जब मनीषा नहीं लौटी तो उन्होंने फौरन उसके पिता संजय सिंह को फोन किया। एक आखिरी कॉल और बढ़ता हुआ डर। शाम करीब 6:15 संजय के पास मनीषा का फोन आया, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड चली। इस कॉल में उन्हें बेटी की कोई आवाज नहीं सुनाई दी और फोन कट गया। इसके बाद जब भी उन्होंने फोन मिलाया, वह स्विच ऑफ आने लगा। दिल में किसी अनहोनी का डर तेजी से बढ़ रहा था। संजय बिना एक पल गनवाए लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के गार्ड और रिसेप्शनिस्ट सब ने मनीषा के आने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन संजय ने एक बात नोटिस की। रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने ही शराब पी रखी थी। संजय ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को बुलाया। जब वह पुलिस के साथ वापस कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया। हताश होकर संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पुलिस वालों ने बेपरवाह होकर कहा, लगता है आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई होगी। 1-2 दिन में खुद ही लौट आएगी। पुलिस का ऐसा बेरुखा और लापरवाह रवैया देखकर संजय का दिल टूट गया। वह बेबस और निराश होकर घर लौट आए। अगले दिन 12 अगस्त को वह फिर पुलिस स्टेशन गए। सारा दिन बहानेबाजी करने के बाद शाम 5:30 एएसआई शकुंतला ने आखिरकार उनकी रिपोर्ट दर्ज की। जब मिला वो भयानक सच, एएसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज गईं, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वे सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में ही फुटेज दिखा सकते हैं। पुलिस बिना कुछ किए वापस लौट आई और सबसे हैरानी की बात यह है कि मनीषा के फोन की आखिरी लोकेशन तक ट्रेस करने की जहमत नहीं उठाई। 13 अगस्त को एएसआई शकुंतला का फोन संजय के पास आया। उन्होंने बताया कि कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास खेत में एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी पहचान के लिए उन्हें आना होगा। यह सुनकर संजय का दिल बैठ गया और वह तुरंत वहां पहुंचे। अपनी बेटी की बेजान लाश देखकर संजय की दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत। मनीषा की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। उसका चेहरा बुरी तरह से गल चुका था, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। आंखें गायब थीं और पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। गर्दन लगभग गायब थी, सिर्फ कुछ इंच ही शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि इस हैवानियत का जिम्मेदार कौन है। गुस्साई भीड़ उस जगह इकट्ठा हो गई जहां मनीषा की लाश मिली थी।
पुलिस ने फौरन उस जगह को सील कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल भेजा। लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उनका मानना था कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर एक ही नारा था, मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने सब बदल दिया। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। जिसने भी मनीषा की लाश देखी थी, सबको यकीन था कि उसके साथ रेप हुआ है और फिर उसका बेरहमी से कत्ल किया गया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक कीटनाशक के निशान मिले और रेप के एंगल को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि बॉडी पर सीमेन या संघर्ष के कोई निशान नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मनीषा का न तो कत्ल हुआ है और न ही रेप। इस रिपोर्ट ने पूरे राज्य में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भड़का दिया। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर और सस्पेंड कर दिया। अफवाहों को रोकने के लिए कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया और परिवार को शांत करने के लिए 16 अगस्त को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए लाश को रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। दूसरी रिपोर्ट और भी ज्यादा अविश्वसनीय है। रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली थी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में मिले कट के निशान अनियमित इरेगुलर हैं और यह किसी जंगली जानवर के काटने का नतीजा हो सकता है। वही पुरानी बातें दोहराई गईं कि सीमेन न मिलने से रेप नहीं हुआ और चेहरे की हालत एसिड अटैक से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के हमले से हुई है। परिवार वालों ने दूसरी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया और कहा कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते, वे मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इंसाफ को दबाने की कोशिश। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक दावा किया कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। ये नोट इतने दिन बाद कहां से आया और अगर पहले से था तो उसे क्यों छुपाया गया? यह साफ था कि यह किसी ऊंचे रसूख वाले शख्स को बचाने की कोशिश थी। जनता के गुस्से को शांत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम भी होगा। लेकिन शुरू से लेकर अब तक जिस तरह से जांच में लापरवाही और हेरफेर हुई है, उससे सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जांच की कमियां और विरोधाभास, पुलिस की लापरवाही। पुलिस ने न तो समय पर सीसीटीवी फुटेज ली, न क्राइम सीन को सुरक्षित रखा, न ही मनीषा का फोन ढूंढा। ये जांच के सबसे बुनियादी कदम होते हैं। जानवर वाली थ्योरी। पुलिस और डॉक्टर्स ने कहा कि गर्दन को जानवर ने खाया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह मुमकिन नहीं है। जानवर पहले नरम मांस खाते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ हड्डियां खराब हुई थी। कपड़ों पर भी कोई निशान नहीं था। यह थ्योरी सिर्फ सच को छिपाने के लिए बनाई गई लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास। भिवानी रिपोर्ट में सलवार के फटे होने और संघर्ष के निशान का जिक्र था, जो रोहतक की रिपोर्ट में गायब था। भिवानी रिपोर्ट में आंखों के गायब होने की बात थी, जबकि रोहतक की रिपोर्ट में उनके डिकम्पोज होने का जिक्र था। जब कोई अंग मौजूद ही नहीं था, तो वह डिकम्पोज कैसे हुआ? मिट्टी और घास। रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में बॉडी पर मिट्टी और बालों में घास होने का जिक्र था, जबकि भिवानी से लाश को धोकर और प्लास्टिक में लपेटकर भेजा गया था। गलत समय की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत 2 से 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन बॉडी पर मैगेट्स, कीड़े नहीं थे, जो 24 घंटे बाद बन जाते हैं। इसका मतलब है कि मौत और पहले पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे से कम का समय था। सुसाइड नोट की सच्चाई। पुलिस द्वारा दिखाया गया नोट बड़ी सफाई से लिखा गया था। ऐसे नोट अक्सर परेशान मनोदशा में लिखे जाते हैं, जिससे लिखावट बिगड़ी हुई होती है। नोट में मनीषा ने आत्महत्या की कोई मंशा नहीं जताई थी। जहर की कहानी। पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने खुद जहर खरीदा था और बिल भी दिखाया, लेकिन यह बात पचा पाना मुश्किल है कि कोई लड़की जो खुदकुशी करने जा रही हो, वह दुकान से बिल मांगेगी और रजिस्टर में एंट्री भी करेगी। इसके अलावा क्राइम सीन पर जहर की बोतल या पैकेट नहीं मिला। यह केस हमें क्या बताता है? यह केस साफ साफ दिखाता है कि यह एक कत्ल का मामला है, जिसमें बलात्कार या उसके प्रयास की पूरी संभावना है। लेकिन जांच में इतनी लापरवाही और हेरफेर की गई है कि सच और इंसाफ की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
कानून में हमेशा आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और इस केस में इतने सारे लूप होल्स हैं कि अगर असली कातिल पकड़े भी गए तो वे भी आसानी से बच निकलेंगे। ये कहानी एक बार फिर साबित करती है कि जब तक हमारा सिस्टम खुद ईमानदार और जवाबदेह नहीं होगा, तब तक मनीषा जैसी अनगिनत लड़कियां इंसाफ की तलाश में यूं ही भटकती रहेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में मनीषा को इंसाफ तो ज़रूर लिखना।